होता है। कुछ ही पलों में आग तेजी से फैलने लगी और पूरे कमरे को घेर लिया। राक्षस चारों तरफ से आग में फंस गया। वह दर्द और निराशा में जोर जोर से विक्टर का नाम पुकारने लगा। उसकी आवाज बिल्कुल उस बच्चे की तरह थी जो आखिरी बार अपने पिता से मदद की उम्मीद कर रहा हो। विक्टर, विक्टर, विक्टर। आखिरकार विक्टर का दिल पिघल गया। शायद उस पल उसे याद आया कि कभी वह खुद कितनी बेसब्री से इस राक्षस के जन्म का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत मुड़कर आग के अंदर दौड़ पड़ा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वह उछलकर दूर जा गिरा। जब एलिजाबेथ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और वह वापस लौटी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घंटाघर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। विक्टर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उधर राक्षस आग के बीच बार बार विक्टर का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार निराशा में उसने अपने पिता की लगाई हुई जंजीरों को तोड़ दिया और तहखाने के रास्ते से बाहर भाग गया। ठंडा समुद्र का पानी उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसके साथ उसकी दर्द भरी यादों को भी बहा ले जाता है। जब राक्षस दोबारा होश में आता है, तब वह समुद्र किनारे आकर बह चुका होता है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह खुद को एक घने और बिल्कुल जंगली जंगल के बीच पाया। चारों तरफ ऊंचे पेड़, नमी से भरी हवा और अजीब सी खामोशी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। वह बस बिना किसी दिशा के इधर उधर भटकता रहा। चलते चलते उसकी नजर एक खोपड़ी पर पड़ी और वह मासूमियत में उसे हाथ में उठाकर खेलने लगा। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह क्या चीज है या इसका क्या मतलब है। उसके लिए यह बस एक अजीब सी वस्तु थी। थोड़ी देर बाद उसने जमीन पर पड़े एक कंकाल को देखा। उसने बिना सोचे समझे उस कंकाल के ऊपर का कपड़ा उतार लिया और उसे खुद पहन लिया। यह सब वह किसी समझ से नहीं, बल्कि बस अपनी सहज प्रवृत्ति से कर रहा था। कुछ समय बाद उसे एक छोटा सा प्यारा हिरण दिखाई दिया। वह हिरण बहुत मासूम था और जिज्ञासा से उसे देख रहा था। राक्षस भी उसी तरह उसे देखने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी हरकतों की नकल करने लगा। हिरण ने एक पेड़ से फल तोड़ा तो उसने भी वैसा ही किया और एक फल तोड़ लिया। उसी पल उसने सीखा कि खाना कैसे खाया जाता है। इसके बाद उसने वही फल उस छोटे हिरण को भी दे दिया। यह बिल्कुल बराबरी का व्यवहार था, जैसे हर नया पैदा हुआ जीव स्वाभाविक रूप से करता है। उस समय यह राक्षस बस इस दुनिया के साथ शांति से रहने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वह बस जीना सीख रहा था। लेकिन अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजी। इस आवाज ने न केवल उस छोटे हिरण को डराकर भगा दिया, बल्कि गोली राक्षस के शरीर में भी जा लगी। उसका शरीर पहले से ही जगह जगह से घायल और टूटा हुआ था और अब उस पर एक और चोट लग गई। तभी आसमान से ठंडी बारिश गिरने लगी। राक्षस डरकर फिर से भाग गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके शरीर का घाव अपने आप भर चुका है। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी ठंड भरने लगी। यह ठंड उसके शरीर की नहीं थी, यह कुछ और था। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह था अकेलापन। ऐसा अकेलापन जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को ठंडा कर देता है। बारिश से बचने के लिए वह एक घर के गोदाम में छिप गया। वहां एक चूहा उसे इधर उधर ले गया और आखिर उसे एक ऐसा कोना मिल गया जहां छत से पानी नहीं टपक रहा था। वह अपने शरीर को समेट कर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे थकान ने उसे घेर लिया और वह वहीं गहरी नींद में सो गया। लेकिन अगली सुबह उस घर के लोग वापस आ गए। उनमें से 3 लोग वहीं थे जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था। यह एक बहुत ही जीवंत और खुशहाल परिवार था। घर में एक शिकारी बेटा था और एक बूढ़े दादा भी थे जिनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। दादा काफी समय पहले अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। वह अंधे थे, लेकिन फिर भी वह अपनी छोटी पोती का हाथ पकड़कर उसे दुनिया को महसूस करना सिखाते थे। वह उसे चीजों को छूकर, सुनकर और महसूस करके दुनिया समझाते थे। इस परिवार का गर्मजोशी भरा माहौल देखकर राक्षस के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। वह उनसे जलने लगा, लेकिन यह जलन नफरत की नहीं थी, बल्कि उस खुशी को पाने की चाहत की थी जो उनके पास थी। वह अब भी अंधेरे में छिपा रहता था, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे एक छोटी सी रोशनी पैदा होने लगी। वह दीवार के उस पार से इंसानों की भाषा सीखने लगा। जब बूढ़े दादा किसी शब्द को बोलकर अपनी पोती को सिखाते, तो राक्षस भी चुपचाप उसी शब्द को दोहराने की कोशिश करता। वह किसी से बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे पहली बार महसूस हुआ कि खुशी क्या होती है। धीरे धीरे वह इस परिवार का एक छुपा हुआ सदस्य बन गया। वह उनसे बिना दिखाई दिए उनकी मदद करने लगा। जब उसने उस आदमी को यह कहते सुना कि लकड़ी काटना बहुत मुश्किल काम है, तो वह रात के अंधेरे में जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट लाता और चुपचाप उनके आंगन में रख देता। जब सुबह घर वालों ने यह देखा तो बूढ़े दादा ने मुस्कुराकर कहा कि शायद कोई जंगल की आत्मा उनकी मदद कर रही है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह छोटी पोती को गोद में उठाए और घर के हर कमरे की ओर मुड़कर धन्यवाद कहे। जब राक्षस ने यह गर्मजोशी भरे शब्द सुने तो उसके दिल में बहुत खुशी हुई। उस दिन के बाद से वह इस परिवार का एक तरह से रक्षक बन गया। वह उनके लिए काम करता, भेड़ों के बाड़े को ठीक करता और चुपचाप उनकी मदद करता रहता। बदले में कभी कभी उन्हें भी उसकी मौजूदगी का आभास होता और वे उसके लिए छोटी छोटी चीजें छोड़ जाते। कभी एक कपड़ा,
कभी एक रोटी और कभी फूलों का छोटा सा गुच्छा। लेकिन ज्यादातर समय वह अब भी किसी अंधेरे कोने में छिपा रहता और बस उनकी खुशियों को चुपचाप सुनता रहता। लेकिन एक दिन भेड़ियों का झुंड वहां आ गया और इस शांत जीवन को तोड़ दिया। घर के बाहर आए भेड़िए खाने की तलाश में थे और घर का शिकारी अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे लड़ रहा था। उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बस उनकी पहचान अलग थी, इसलिए यह हिंसक टकराव होना तय था। उसी समय राक्षस को पहली बार समझ आया कि पहचान कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे उसे इस दुनिया ने जन्म से ही स्वीकार नहीं किया था, जबकि उसने कोई बुरा काम नहीं किया था। कुछ लोगों का जन्म ही ऐसी किस्मत लेकर होता है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। इस हमले में शिकारी परिवार को भारी नुकसान हुआ, इसीलिए उन्होंने शहर लौटने का फैसला किया। लेकिन बूढ़े दादा राक्षस को रोकना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद यह एक मौका है। उस रात बूढ़े दादा ने दरवाजा खोला और उस दुनिया की ओर कदम बढ़ाया जिसकी चाहत राक्षस हमेशा से करता था। उन्हें शायद पहले से ही अंदाजा था कि वह कोई साधारण चीज नहीं है। भले ही वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से राक्षस का स्वागत किया और कहा कि वह खुद से शराब और रोटी ले ले। यह पहली बार था जब राक्षस ने कांच की बोतल को छुआ। डर के मारे उसके हाथ से बोतल छूट गई और शराब की बोतल टूटकर बिखर गई। बूढ़े दादा कुछ कहते उससे पहले ही वह डर के मारे कांपने लगा। बूढ़े आदमी ने उसकी घबराहट महसूस की और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे दोनों के बीच की दूरी कम कर रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम किससे डर रहे हो? तुम्हारे हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। ऐसे रहोगे तो खुद को चोट पहुंचा लोगे। उन्हें यह नहीं पता था कि इस राक्षस ने क्या क्या सहा है। उन्हें बस उसके लिए दया महसूस हो रही थी। यह दया किसी स्वार्थ से भरी नहीं थी, बल्कि बस एक बुजुर्ग का अपने से छोटे के लिए सच्चा स्नेह था। जब उन्हें पता चला कि राक्षस के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी और कहा कि वह उनके साथ रह सकता है। राक्षस के मार्गदर्शन में बूढ़े आदमी का हाथ धीरे धीरे उसके सिर तक पहुंचा। उन्होंने हल्के से उसके सिर को थपथपाया। उस पल राक्षस को लगा कि उसकी आंखें गर्म हो रही हैं, जैसे उनमें से कुछ बहने वाला हो। वह अचानक बूढ़े आदमी की बाहों में झुक गया। उसी पल उसकी भटकती हुई आत्मा को पहली बार एक ठिकाना मिल गया। वे दोनों साथ साथ कड़ाके की सर्दी से गुजरे और धीरे धीरे मौसम बदलते बदलते वसंत आ गया। समय बीतता गया। जब पेड़ों की हरियाली धीरे धीरे कम होने लगी और आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी धरती को सफेद चादर से ढक दिया, तब तक राक्षस कई किताबें पढ़ चुका था। इन किताबों के सुंदर वाक्यों और कहानियों के जरिए वह धीरे धीरे इंसानी जीवन को समझने लगा था। उसे समझ आने लगा कि इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दुनिया को किस तरह देखते हैं। लेकिन जब उसके सामने आखिरी किताब आई, बाइबल, तब पहली बार उसके अंदर छिपा हुआ दर्द जाग उठा। इस किताब को पढ़ते पढ़ते उसके मन में अपने अतीत के बारे में जानने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। वह जानना चाहता था कि वह आखिर है कौन, कहां से आया है और उसे जीवन क्यों मिला। जब उसने यह सवाल बूढ़े दादा से पूछा तो बूढ़े आदमी ने बहुत शांति से जवाब दिया कि अगर भगवान ने उसकी यादें उससे छीन ली हैं, तो शायद यह भी एक तरह का आशीर्वाद है, क्योंकि कई बार अतीत इतना दर्दनाक होता है कि उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी को दर्द और नफरत में नहीं खोना चाहिए। माफ करना और भूल जाना ही असली समझदारी है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे जाने दो और उस दर्द को समय के साथ मिट जाने दो। लेकिन राक्षस ने धीरे से कहा, मैं उस चीज को कैसे माफ करूं जिसे मुझे याद ही नहीं। उसे अपने अतीत की सिर्फ 2 बातें याद थीं, एक पुराना घंटा घर और उस इंसान का नाम जिसने उसे बनाया था, विक्टर। बूढ़े आदमी ने उसे हौसला दिया और कहा कि अगर उसके दिल में यह सवाल बार बार उठ रहा है तो उसे जाकर सच ढूंढ लेना चाहिए। बूढ़े आदमी की इस बात से हिम्मत पाकर राक्षस फिर से उस जगह पर लौट गया, उसी घंटा घर में जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अगर उसे पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो शायद वह कभी वहां वापस नहीं जाता। जब वह घंटा घर पहुंचा तो उसे वहां विक्टर की नोटबुक मिली। उन नोट्स को पढ़कर उसे अपने जन्म का सच पता चला। उसे मालूम हुआ कि उसका शरीर असल में कई लाशों के टुकड़ों से जोड़ा गया था। वह मूल रूप से बस सड़े हुए मांस का ढेर था जिसे कभी आत्मा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन विक्टर ने अपनी जिद और पागलपन में उसे जबरदस्ती जीवन दे दिया और जैसे ही वह जिंदा हुआ, विक्टर ने उसे छोड़ दिया और उसे इस दुनिया के खिलाफ अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। इस सच्चाई को जानकर राक्षस के दिल में गहरा दुख और निराशा भर गई। वह भारी मन से वापस उस छोटे से घर की तरफ लौटा जहां बूढ़े दादा रहते थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गैरहाजिरी में वहां एक भयानक हादसा हो चुका था। भेड़ियों का झुंड फिर से उस घर पर हमला कर चुका था। यह देखकर राक्षस पागलों की तरह घर के अंदर भागा। उसने देखा कि भेड़िए बूढ़े दादा को घायल कर चुके हैं। उस पल उसके अंदर इतना गुस्सा उठा कि जैसे सब कुछ जलाकर राख कर दे। वह तुरंत भेड़ियों से भिड़ गया और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार उसने उन भूखे भेड़ियों को भगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े दादा उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थे और अब वह रोशनी बुझने वाली थी। मौत के करीब पहुंचे बूढ़े दादा को महसूस हो गया कि राक्षस वापस आ गया है, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, न ही किसी पर आरोप लगाया। उन्होंने बस शांति से उसकी बातें सुनी और धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो,
शायद दूसरों की नजर में तुम एक राक्षस हो, लेकिन मेरी नजर में तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे दोस्त हो। ये सुनकर राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जैसे अजीब और डरावने अस्तित्व को भी कोई इंसान सच्चे दिल से अपना सकता है। लेकिन अगले ही पल बूढ़े दादा का परिवार वापस आ गया। उन्होंने जैसे ही यह दृश्य देखा, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बूढ़े दादा की मौत के पीछे यही राक्षस है। बिना कुछ समझे उन्होंने उसी वक्त उस पर गोली चला दी। राक्षस ने कोई विरोध नहीं किया, वह बस वहां से निकल जाना चाहता था। तभी उनमें से एक आदमी उस पर झपटा और तलवार से उसके सीने पर वार कर दिया। फिर भी राक्षस ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बस उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया, क्योंकि उसे अभी भी बूढ़े दादा की दया याद थी और वह उनके परिवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, बूढ़े दादा के बेटे ने अचानक फिर से गोली चला दी। गोली लगते ही राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उस पल उसे लगा कि शायद उसकी दर्द भरी जिंदगी आखिर खत्म होने वाली है। लेकिन कुछ देर बाद जब बर्फीला तूफान गुजर गया तो वह फिर से उठ खड़ा हुआ। उसके घाव एक बार फिर अपने आप भर चुके थे। ठंडी हवा उसके गले के अंदर तक उतर रही थी और उसका अकेलापन पहले से भी गहरा हो गया था। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। ठंडी चांदनी उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन उसे जमीन पर अपनी परछाई तक दिखाई नहीं दे रही थी। उस पल उसे लगा कि भगवान उसके साथ बेहद क्रूर हैं, क्योंकि उन्हें तो यहाँ तक मंजूर नहीं कि उसे मौत भी मिल जाए। उस दिन के बाद राक्षस ने एक बार फिर विक्टर को ढूंढ निकाला। ये मुलाकात उस समय हुई जब विक्टर अपने छोटे भाई विलियम और एलिजाबेथ की शादी में मौजूद था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लोग हंस रहे थे, संगीत बज रहा था और हर कोई इस नए रिश्ते का जश्न मना रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि विक्टर अब अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन भीड़ और खुशियों के इस माहौल के बीच भी उसके दिल में एक गहरी खालीपन की भावना थी। उसकी जिंदगी में जिन लोगों को उसने बनाया था और जिनसे वह प्यार करता था, वे सब किसी न किसी तरह उससे दूर हो चुके थे। समय के साथ विक्टर का स्वभाव भी बदल चुका था। पहले जो अहंकार और जिद उसमें दिखाई देती थी, उसकी जगह अब थोड़ी विनम्रता और शांति आ गई थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। इतने सालों बाद उसे सामने देखकर विक्टर के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद यह राक्षस अब उसका शुक्रिया अदा करने आया है। उसने कहा, क्या तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? तुम बच गए और तुम इतने समझदार भी हो गए कि मुझे ढूंढ लिया। आखिर मैंने ही तुम्हें बनाया है। विक्टर के शब्दों में अब भी वही अहंकार झलक रहा था, जैसे वह खुद को इस कहानी का असली मालिक समझता हो। लेकिन राक्षस की आंखों में उस समय कुछ और ही चल रहा था। उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं जमा हो चुकी थीं। जीवन जीने की इच्छा, इस दुनिया से नफरत और अपने निर्माता के प्रति गहरा असंतोष। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में अपनी बात रखी। उसने कहा कि उसे बस एक चीज चाहिए। वह चाहता था कि विक्टर उसके लिए एक स्त्री बनाए, एक ऐसी स्त्री जो उसी की तरह हो, जो उसकी तरह इस दुनिया से अलग हो। उसने कहा कि अगर विक्टर उसकी यह इच्छा पूरी कर दे तो वह हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला जाएगा। वह और उसकी साथी दक्षिण अमेरिका के किसी दूर और सुनसान इलाके में जाकर अपना बाकी जीवन बिता देंगे, ताकि किसी इंसान को उनसे कोई खतरा न हो। असल में राक्षस की यह मांग सिर्फ एक साथी पाने की थी। वह पूरी जिंदगी अकेला रहा था और अब वह सिर्फ किसी का साथ चाहता था, कोई ऐसा जो उसे समझ सके। लेकिन विक्टर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इस मांग को ठुकरा दिया। उसने गुस्से में कहा कि वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह इस दुनिया में एक और राक्षस पैदा नहीं होने देगा। अगर दो ऐसे जीव इस दुनिया में रहेंगे तो शायद वे आगे और भी ऐसे जीव पैदा कर देंगे और इससे पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। विक्टर के इन शब्दों में डर भी था और घमंड भी। उसने राक्षस को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा। उस पल वह पूरी तरह भूल गया कि इस राक्षस के जन्म का असली कारण वही खुद था। उसी की जिद और जुनून ने इस जीव को पैदा किया था और अब वही उसे एक बेकार चीज की तरह ठुकरा रहा था। विक्टर की इस बेरुखी ने राक्षस के दिल में भरा हुआ सारा दर्द और गुस्सा बाहर ला दिया। अचानक उसका धैर्य टूट गया और उसने हमला कर दिया। उसका सारा गुस्सा अब सीधे विक्टर पर निकलने लगा। तभी एलिजाबेथ सबसे पहले वहां पहुंची। उसने सफेद शादी का जोड़ा पहना हुआ था और वह धीरे धीरे राक्षस की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत भी थी। वह विक्टर के सामने खड़ी हो गई, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एलिजाबेथ का खून जमीन पर गिरा और उस दृश्य ने राक्षस के अंदर बची हुई आखिरी समझ भी खत्म कर दी। उसके अंदर का संतुलन पूरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में विलियम को भी दूर फेंक दिया। फिर उसने खून से सनी दुल्हन को अपनी बाहों में उठाया और सबके सामने से शांत चेहरे के साथ वहां से चला गया। उस समय वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर या तो डर था या घृणा। एक ही रात में विक्टर ने फिर से सब कुछ खो दिया। उसकी प्रेमिका एलिजाबेथ और उसका अपना भाई विलियम दोनों उससे हमेशा के लिए छिन गए। उस पल विक्टर खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि असली राक्षस कौन है, वह खुद या वह जीव जिसे उसने बनाया था।
गुस्से और दर्द में डूबा हुआ विक्टर तुरंत एक बंदूक लेकर राक्षस के पीछे निकल पड़ा। खून के निशानों का पीछा करते करते वह एक पहाड़ी गुफा तक पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तब तक एलिजाबेथ की जान जा चुकी थी। दूसरी तरफ राक्षस के दिल में भी अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी यह गंदी और दर्द से भरी जिंदगी उसी इंसान को वापस कर देगा जिसने उसे यह जीवन दिया था, विक्टर को। लेकिन जब विक्टर उसके सामने खड़ा हुआ तो वह उसे मार भी नहीं पाया। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। तभी राक्षस ने कहा कि अब से हालात बदल चुके हैं। उसने विक्टर से कहा कि अब असली ताकत उसके पास है और आज के बाद वही उसका मालिक होगा। यह बात विक्टर के लिए बहुत बड़ा अपमान थी। वह इस अपमान को सह नहीं सका। घायल होने के बावजूद वह राक्षस के पीछे दौड़ पड़ा। यह पीछा बहुत दूर तक चला, बर्फ से ढके मैदानों और विशाल ग्लेशियरों के पार। आखिरकार दुनिया जैसे खत्म हो गई और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ रह गई। उस वीरान जगह पर बस 2 ही लोग बचे थे, विक्टर और उसका बनाया हुआ राक्षस। आखिरकार उस जमी हुई धरती पर दोनों के बीच आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन यह लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही पलों में विक्टर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। वह लगभग मरने की हालत में पहुंच चुका था। तभी राक्षस ने एक बम निकाला और कहा कि इस दुनिया में शायद कोई और इतना मरना नहीं चाहता जितना वह चाहता है। उसने विक्टर को मजबूर किया कि वह उस बम को जला दे, लेकिन उसी समय उसने विक्टर को वहां से जाने दिया। राक्षस के हाथ में वह बम ऐसा लग रहा था जैसे किसी के हाथ में फूल हो। उसे लगा कि शायद अब आखिरकार उसे मुक्ति मिल जाएगी और उसकी बेकार जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब विस्फोट हुआ तब भी वह जिंदा था। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह फिर भी आग के बीच खड़ा था। उसके जले हुए घाव पागलों की तरह तेजी से भरने लगे। उसका दिल लगातार धड़कता रहा और उसके शरीर से खून बहता रहा, लेकिन उसके दिल के अंदर जो खालीपन था उसे भरने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ देखने पर उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसकी हालत पर दया करे या उसके दर्द को समझ सके। वह पूरी तरह थक चुका था, शरीर से भी और मन से भी। लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे खत्म करे। उस बड़े धमाके की आवाज ने आसपास के इलाके में मौजूद एक जहाज के कप्तान का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा और उसने खून से लथपथ पड़े विक्टर को बचा लिया। जब जहाज के डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसे पता चला कि विक्टर की एक टांग असली नहीं है बल्कि नकली है। तेज और ठंडी हवाओं के बीच जहाज के सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर आया कहां से है और उसने ऐसा क्या झेला है कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई। लेकिन उस समय चल रही भयानक बर्फीली आंधी ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अचानक दूर से एक डरावनी गर्जना सुनाई दी। यह आवाज उसी राक्षस की थी। कप्तान ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि विक्टर को जहाज पर ले जाया जाए। जैसे ही राक्षस की परछाई दिखाई दी, जहाज के सिपाहियों ने अपनी बंदूकें तैयार कर लीं। कप्तान के आदेश पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। कई गोलियां सीधे राक्षस के शरीर में लगीं। कुछ लोगों को तो उसके शरीर से उठती चिंगारियां भी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि राक्षस ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद राक्षस पागलों की तरह लोगों की भीड़ में घुस पड़ा और तेजी से जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ गया। जहाज पर मौजूद सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन राक्षस की नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, विक्टर पर, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। रास्ते में आने वाले कई नाविकों को उसने आसानी से उठाकर दूर फेंक दिया। यह देखकर कप्तान ने तुरंत एक भारी बंदूक मंगवाई और इस बार उनकी गोली सीधे राक्षस को जहाज से नीचे गिराने में सफल हो गई। लेकिन सबकी हैरानी के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ। वह अब भी जोर से चिल्ला रहा था, उसे मेरे हवाले कर दो। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जहाज के किनारों पर रख दिए और अपनी असाधारण ताकत से पूरे जहाज को हिलाना शुरू कर दिया। जहाज के सभी लोग डर से कांप उठे। असल में उनका जहाज कई दिनों से बर्फ की मोटी परतों में फंसा हुआ था। नाविक कई दिनों तक मेहनत करके भी उस बर्फ को नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन वही काम यह राक्षस आसानी से कर रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने मोटी बर्फ की परत को भी तोड़ दिया। यह देखकर कप्तान ने तुरंत बर्फ की तरफ गोली चलाई। बर्फ टूट गई और उसी दरार में फिसलकर राक्षस ठंडे समुद्र में गिर गया। उस पल ऐसा लगा कि खतरा टल गया है। जब कप्तान ने यह खबर विक्टर को बताई तो विक्टर अचानक घबरा गया। उसने कहा कि वह राक्षस अमर है। जब तक वह खुद जिंदा है तब तक वह राक्षस जरूर वापस आएगा और उसे ढूंढकर ले जाएगा। लेकिन विक्टर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कमरे के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। कप्तान को लगा कि शायद नाविकों में फिर से कोई हलचल हो रही है, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर देखा। लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया, क्योंकि सामने वही राक्षस खड़ा। राक्षस धीरे धीरे अंदर आया और अपने पुराने निर्माता विक्टर की तरफ देखने लगा। फिर पहली बार उसने शांत स्वर में कप्तान से कहा कि उसके पास भी एक कहानी है जिसे वह सुनाना चाहता है। उसने आग से बचने के बाद अपने साथ हुई हर घटना, हर तकलीफ और हर दर्द को एक एक करके सुनाया। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद विक्टर के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसने अपने बचे हुए हाथ से राक्षस का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की।
विक्टर ने पूरी जिंदगी अपने पिता से नफरत की थी क्योंकि उसे कभी उनसे प्यार और समझ नहीं मिली। लेकिन उसने यह नहीं समझा कि वही गलती उसने खुद भी दोहराई थी। उसने भी अपने बनाए हुए इस जीव को प्यार देने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया था। आखिरकार उस पल दोनों के बीच सुलह हो गई। जब राक्षस ने पहली बार उसे पिता कहकर पुकारा तो शायद उसी पल वे दोनों सच में इंसान बन गए। भले ही यह माफी बहुत देर से आई थी, लेकिन राक्षस ने उसे स्वीकार कर लिया। सुबह होने से ठीक पहले राक्षस उस जहाज से चला गया। जाते जाते उसने जहाज को धक्का देकर बर्फ से बाहर निकाल दिया। कई दिनों से बर्फ में फंसा वह जहाज आखिरकार आजाद हो गया। जब नाविकों ने दोबारा अपने जहाज को चलाया तो उनका सफर अब किसी अनजान मंजिल की तरफ नहीं था, बल्कि वे वापस उसी रास्ते पर लौट रहे थे जहां से आए थे। उधर बर्फ से ढकी उस वीरान जगह पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। राक्षस अकेला खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसी समय उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह अब भी धड़क रहा था। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, दिल टूटने के बाद भी जीता रहता है। विक्टर की पूरी जिंदगी एक खालीपन से भरी थी। अपने पिता की बेरुखी और सख्ती के कारण वह हमेशा जीवन के रहस्य और अमृता को पकड़ने की कोशिश करता रहा। उसने सोचा कि अगर वह जीवन को अपने हाथों में कैद कर लेगा तो उसे सुरक्षा और सुकून मिल जाएगा। लेकिन उसके इसी जिद ने एक और त्रासदी को जन्म दिया। विक्टर अपने पिता से कभी माफी नहीं सुन पाया, लेकिन उसने कम से कम अपने बनाए हुए इस बेटे से माफी मांग ली। यह राक्षस देखने में भले ही डरावना था। उसके शरीर पर बदसूरत निशान थे, उसकी त्वचा पीली थी और उसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं, लेकिन उसका दिल किसी भी इंसान से ज्यादा संवेदनशील और मासूम था। जन्म के पल से ही वह इस दुनिया से जुड़ना चाहता था। उसने हमेशा लोगों से सीखने और उनके साथ रहने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब उसे बार बार चोट मिली तब भी उसने दुनिया से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। इस कहानी में राक्षस को हमेशा की तरह डरावना और खतरनाक नहीं दिखाया गया। इसके बजाय यह दिखाया गया कि असली राक्षस कई बार इंसान की सोच और उसके अहंकार में छिपा होता है। यह कहानी उन लोगों को एक कड़ा जवाब देती है जो सिर्फ किसी की शक्ल देखकर उसे जज कर लेते हैं। कभी कभी किसी इंसान के दिल में शेर जैसी ताकत होती है, लेकिन बाहर से वह गुलाब की खुशबू को महसूस करने जितना कोमल होता है। शायद हम सब इस दुनिया के किसी न किसी इंसान के लिए एक माफी के कर्जदार हैं, और शायद कहीं कोई ऐसा भी है जो आज भी हमसे सिर्फ एक सॉरी सुनने का इंतजार कर रहा है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।